सभी लोग अपना नोट्स कॉपी तैयार कर लीजिए। हेडर में जो है लिख लेंगे डेट, सब्जेक्ट, नेम, रोल नंबर, सेक्शन। ठीक। सो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था, आई विल जस्ट रिपीट इट लिटिल बिट। So we were seeing about component production, component based software engineering process, where we saw that we have to create components in a reusable manner. So reusability के लिए it is necessary to create class and objects, तभी जाके जो है components को आप जो है properly reusable बना सकते हैं। उसके बाद फिर component बनाने के बाद टेस्टिंग ज़रूरी है। टेस्टिंग करने के बाद फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद फिर उसको वापस से टेस्ट करते हैं, जिसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोला जाता है। टुडे विल कंटिन्यू विद द एसडीएलसी फेजेस। उसमें तो कंपोनेंट टेस्टिंग के बाद जो 9th फेज है, दैट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड रिलीज। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का क्या मतलब होता है? इट इज नथिंग बट टू एक्सेप्ट समथिंग। सो हमारा सॉफ्टवेयर जो है, हमने जैसे भी प्लान करके बनाया था, प्लानिंग जैसे की थी, उसके हिसाब से बना कि नहीं बना, उसको पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, जैसा रिक्वायरमेंट था वैसा ही सब कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वैसा हो गया है तो हम क्या करते हैं कि यूजर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, कस्टमर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, वेदर द प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेबल और नॉट। अब कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या है? कस्टमर एक्सपेक्टेशन जो है वो फेज 1 में या स्टेप 1 में, एसडीएलसी फेज के स्टेप 1 में जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन फेज होता है, जहाँ पे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और द टेक्निकल टीम सिट्स टुगेदर विद द कस्टमर एंड creates a entire roadmap of how the product will look like and how the product will behave and what will be the functionality of the product। ये सब चीज़ें जो शुरुआत के फेज 1 में ही डिसाइड हो जाती हैं, उनको उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लाके टेस्ट किया जाता है कि कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट था, जो उसका एक्सपेक्टेशन था, वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। अगर कस्टमर ने जो भी कहा था वो एक्सपेक्टेड जो भी उसने रखा था एक्सपेक्टेशंस, इफ इट इज फुलफिल्ड, देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज कंप्लीट। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होता है, पहले तो टेक्निकल टीम उसको एक्सेप्ट करती है कि वेदर इट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज और नॉट दैट इज इंटेंडेड। उसके बाद फिर कस्टमर व्यू को लिया जाता है कि कस्टमर को पूछा जाता है कि आपको ये सही लग रहा है। ठीक। तो रिलीज, सर जी हाँ बोलिए। सर अभी भी कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। Let me see. है अभी। चलिए लेट अस वेट, उन लोगों को आने दीजिए, आ जाएंगे। ये कभी कभी जो है थोड़ा सा वो करता है, डिले करता है। ठीक। सो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग तब कंप्लीट होता है जब कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया हो, टेक्निकल टीम ने एक्सेप्ट कर लिया हो कि अभी जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है दैट इज सेटिस्फैक्ट्री एंड इज कंप्लीटिंग ऑल द एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे हम लोग जो है, जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जिस पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, दैट इज द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। से एक पर्टिकुलर कस्टमर है, उसने आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया है कि उसका पूरा ई कॉमर्स का एक वेबसाइट बनाना है, जो 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 है न्यू जो कस्टमर्स हैं उनको एडवर्टाइज करे और न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, वेबसाइट में जो भी आए वो खरीदारी प्रॉपरली कर सके, प्रॉपरली जो है कार्ट में चीज़ें ऐड हो पाएँ, डिलीट हो पाएँ, मॉडिफाई हो पाएँ, और फाइनली जब वो चेकआउट करे तो प्रॉपर वे में इनवॉइस वगैरह जनरेट हो और जो भी डेबिट करना हो अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट भी हो जाए पैसा। तो ये सब चीज़ें जो है, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसी के लिए जो है सॉफ्टवेयर को बनाया गया। तो वो वेरीफाई किया जाता है कि जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो बिजनेस फंक्शंस हैं, वो 100% अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो
तो ये पूरा जो टेस्टिंग है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसमें कुछ अलग अलग टाइप के टेस्टिंग्स होते हैं। क्या आप देख रहे होंगे, अभी एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के कंपोनेंट्स हैं। इसको बहुत क्लोजली देखिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, इसको यूज करेंगे आप जब आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तब इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आप ऑब्जर्व करेंगे, पहला जो सबसे पहला जो सर्कल आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पहला स्टेप है ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये पहला स्टेप होता है ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस। ऑपरेशनल मतलब आपका जो प्रोडक्ट बन के अभी तैयार हुआ है, जो कस्टमर तक नहीं पहुंचा है, अभी कंप्लीट हुआ है प्रोडक्ट, वो जो इनिशियल फेजेस में जो डिज़ाइन जो जो एनालिसिस फेज में, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन फेज में जो भी उसके फंक्शनल एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, वो फंक्शनल एट्रीब्यूट्स पूरा पूरा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल टेस्टिंग। दैट मीन्स द ऑपरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट वी आर टेस्टिंग इज फुलफिलिंग ऑल द बिजनेस नीड्स ऑफ द कस्टमर। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, आप ऑब्जर्व करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्सेप्टेंस क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलेशन एक्सेप्टेंस जो होता है, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस और कस्टमर जो आपके कंपनी को आपके कॉन्टैक्ट कर रहा है, उसके बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये दोनों पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। एज अ प्रोडक्शन सिस्टम, एज अ प्रोडक्शन कंपनी, सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन कंपनी, आपने कुछ आपके कुछ कंडीशंस होंगे, क्योंकि आपको भी अपना जो है कंपनी को बचाना है। प्लस कस्टमर के तरफ से भी कुछ कंडीशंस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, कस्टमर ने कहा, अगर अपने कंडीशंस में लिखा है कि अगर सॉफ्टवेयर चलते चलते खराब होता है और जो भी नुकसान होगा उस सॉफ्टवेयर के कारण मेरे बिजनेस का, वो आपकी कंपनी मुझे भरपाई करेगी। अब ये जो है, जो स्टेटमेंट है, बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है। अब क्या होगा अगर बाई चांस वो सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है और कस्टमर को कुछ करोड़ों का नुकसान हो जाता है, तो वो आपके कंपनी पे दावा ठोक सकता है। तो इट इज़ ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट, सो ये लीगली पॉसिबल है। तो आपका कंपनी अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए कुछ वकीलों को, एडवोकेट्स को हायर करेगा, एंड दे विल फ्रेम आउट सम कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स विच इज अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से ही जो है कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाना जरूरी है। ठीक, तो उनको फॉलो करते हुए जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, मतलब दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, तब आगे बढ़ा जाता है। आगे बढ़ते वक्त आप ऑब्जर्व करेंगे अल्फा टेस्टिंग का एक फेज आता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिया हुआ है अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग एक ऐसा टेस्टिंग टेक्निक है जो कस्टमर से पहले हम लोग टेस्ट कर लेते हैं सिस्टम को। एज ए, मतलब कहना चाहिए एज ए कस्टमर हम उसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग को देखिएगा, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में बताया है बीटा टेस्टिंग क्या होता है। ये कस्टमर साइड का टेस्टिंग है, जो कस्टमर के बोलना चाहिए जो साइट पे जाके सॉफ्टवेयर को डिलीवर करके टेस्ट किया जाता है। ठीक, तो इसमें वर्जन्स क्रिएट होते हैं एक्चुअली। तो सबसे पहला स्टेप जो था ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये सबसे पहला फेज देखिए, यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, सबसे पहले लिखा है ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो व्हाट इज ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग? ये जो है प्री रिलीज, प्री रिलीज का क्या मतलब होता है कि प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले हम उसका ऑपरेशनल रेडीनेस को टेस्ट करते हैं। इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे इसको एक्सपेक्ट किया गया था बनाने से पहले, जैसा प्लान किया गया था वैसे ही प्रोडक्ट जो है वो बिहेव कर रहा है। तो उसको ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहा जाता है, शॉर्टकट में OAT भी कहते हैं। ठीक, ये एक नॉन फंक्शनल सॉफ्टवेयर टेस्ट है। इट इज ए नॉन फंक्शनल सॉफ्टवेयर टेस्ट। नॉन फंक्शनल का क्या मतलब है? हम उसका
जो है बहुत डिटेल में जाके उसकी फंक्शनैलिटी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल उसका जो है बिहेवियर को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक। तो अ, ये जो ऑपरेशनल टेस्टिंग मेंटेन जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स में इक्वली जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है। इसमें जो है जैसे कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो बैकअप और रेस्टोर फैसिलिटीज़ हैं, डिजास्टर रिकवरी प्रोसीजर्स हैं, पीरियोडिक चेक ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबल्स हैं, ये सब चीज़ें हम लोग जो है उस पर टेस्ट करते हैं। तो जो आपका सिस्टम है वो वो प्रॉपरली बना है कि नहीं बना, उसको हम लोग जो है वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक। तो अ, इसमें इटरेटिव प्रोजेक्ट्स एंड एजाइल प्रोजेक्ट्स दोनों को जो है इंक्लूड किया जाता है। एजाइल प्रोजेक्ट्स वो हैं जो क्या बोलते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है चेंज होते रहते हैं। ठीक। अ, जैसे फॉर एग्जांपल कि गेमिंग का सॉफ्टवेयर अगर हम बनाएं, तो गेमिंग का सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हम जैसे एक फेज वन गेम का हम लोग जो है रिलीज करते हैं, और उस पे खेलने मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं जो भी उसको यूज़ करते हैं, जैसे जो गेमर्स हैं, उनको बुला के हम उसको टेस्ट करवाते हैं और फिर उनसे पता लगवाते हैं इसमें चेंजेस की क्या ज़रूरत है। और प्रोडक्शन चलता रहता है, साथ साथ टेस्ट भी होता रहता है, और प्रोडक्शन में उसको हम चेंज भी करते जाते हैं सिस्टम को। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसको एजाइल बोलते हैं, एजाइल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स बोला जाता है। और सर इटरेटिव। अब हाँ। सर अभी भी ऐड नहीं हो पा रहे सर। अ, वो धीरे से हो जाएगा, अभी अपन जो है ना स्लोली इट विल हैपन। ठीक। इटरेटिव प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है दोज प्रोजेक्ट्स विच आर रिपीटेटिव इन नेचर, दो स्टेप्स विच आर रिपीटेटिव इन नेचर इन ए प्रोजेक्ट, उनको हम इटरेटिव प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। ये भी फेज वाइज प्रोजेक्ट्स डेवलप होते हैं। इसमें भी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को बार बार पूछा जाता है कस्टमर से या एक्सपर्ट से पूछा जाता है कि और क्या चेंज किया जाए जिससे कि और अच्छा प्रोडक्ट बने। तो इसमें एजाइल और इटरेटिव प्रोजेक्ट्स में क्या होते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है इंप्रूव होता जाता है ड्यूरिंग एवरी इटरेटिव स्टेप। तो ये सब चीज़ें जो है वो ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का में इंक्लूड होते हैं, जिसमें ये टेस्टिंग प्रोसीजर जो है वो काफ़ी कंटिन्यूसली किया जाता है। नेक्स्ट जो है अल्फा टेस्टिंग आता है। अल्फा टेस्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये किस टाइप का टेस्टिंग इसको समझना है। इट इज़ कंडक्टेड एट डेवलपर साइट। डेवलपर मतलब कंपनी के अंदर में ही प्रोडक्ट बन के जब तैयार हुआ है, तो उसी में कंपनी में यूजर्स को, एंड यूजर को, जो कस्टमर है उसको बुलाया जाता है और उसको कहा जाता है कि आप इसको ऑपरेट करके देखिए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ही हम इसको आपको डिलीवर करेंगे। तो द एंड यूजर हैज टू एक्सेप्ट इट इन द डेवलपर साइड। अभी एंड यूजर के साइड पे नहीं है, इससे मतलब हमने इसको डिलीवर नहीं किया है, डिलीवरी से पहले है। तो प्रोडक्ट हमारे कंपनी में ही है, एंड यूजर को हम उसको इनवाइट करते हैं सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। एंड यूजर उसको टेस्ट करता है और हमको सजेशंस देता है कि उसमें फर्दर चेंजेस क्या किया जा सकता है। ठीक। सो द टेस्टिंग विच इज परफॉर्म्ड इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। कंट्रोल्ड मीन्स दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट इन द सेंस कि जो हमने उसमें जो हमारा फैसिलिटीज़ है उसको यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर को उसको दिखा रहे हैं। तो हमारे फैसिलिटीज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो अप टू डेट तो रहेगा ही, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को हम बना रहे हैं। तो हमारा हार्डवेयर भी अप टू डेट रहेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी अप टू डेट रहेगा, हमारा जो नेटवर्क है, क्योंकि जनरली क्या होता है जो सॉफ्टवेयर बनता है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ रहता है आजकल जो सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो हमारा जो नेटवर्क है वो भी पावरफुल रहेगा, क्योंकि हमको उसको टेस्ट करना रहेगा। सो इट इज़ ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एक कहना चाहिए लैब काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में रहता है वो। उसी में यूजर उसको टेस्ट करता है, एंड यूजर जो है उसको टेस्ट करता है, जो कस्टमर है उसको टेस्ट करता है। ठीक। तो इन द फर्स्ट फेज ऑफ अल्फा टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड बाय इन हाउस डेवलपर्स। इन हाउस डेवलपर्स मीन्स जो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 टीम्स हैं जो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे। अब चारों टीम्स के मेंबर्स आके फाइनल प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे और अपना अपना जो है अ, वो बताएंगे, अपने ऑब्जर्वेशंस बताएंगे, बग्स के बारे में बताएंगे। और मेन चीज क्या होता है कि आपका सॉफ्टवेयर डिलीवर होने से पहले जितने भी उसमें बग्स हैं वो हमको पता लग जाए। तो इसके लिए जो है अ, ये प्रोसेस को किया जाता है। ठीक। उसके बाद
जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम है वो उस पर टेस्ट करती है। क्वालिटी एश्योरेंस का काम क्या रहता है कि ये रोबस्ट है कि नहीं, ये फ्लेक्सिबल है कि नहीं, ये अडेप्टेबल है कि नहीं, इसमें अगर कोई गलत इनपुट दिया जाए तो ये उसको पकड़ सकता है कि नहीं, और इसमें प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसीजर दिए है कि नहीं, प्लस जो कोडिंग किया गया है वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके किया गया है कि नहीं, क्योंकि कोई भी कोडिंग अगर हम स्टैंडर्ड्स फॉलो करके नहीं करेंगे तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, एक्सटेंसिबल नहीं होगा, मेंटेनेबल नहीं होगा। तो क्वालिटी एश्योरेंस टीम का क्या काम रहेगा कि वेरीफाई करना कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल सही बन रहा है। तो देखिए सबका एंगल ऑफ व्यू अलग अलग है। कस्टमर का एंगल ऑफ व्यू अलग रहेगा टेस्ट करने का। जो जो टीम वर्क कर रहे हैं वो डेवलपर्स का जो टीम है इन हाउस डेवलपर्स का, वो टेस्ट कर रहे हैं, उनका एंगल ऑफ थिंकिंग अलग रहेगा। क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप का जो टीम रहेगा उसका एंगल ऑफ थिंकिंग अलग रहेगा, उसकी टेस्टिंग प्रोसीजर्स अलग टाइप के रहेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, वी आर डूइंग अ रिगरस टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर बिफोर इट इज गेटिंग डिलीवर्ड टू द कस्टमर। तो uh, ये जो है इट इज ऑफन परफॉर्म फॉर कमर्शियल ऑफ द शेल्फ, ठीक है, जिसको COTS बोलते हैं, एज ए फॉर्म ऑफ इंटरनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बिफोर बीटा टेस्टिंग इज परफॉर्म। ठीक। सो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में कंपनी के अंदर ही उसको टेस्ट किया जाता है, और पूरा का पूरा कंपनी मिलके उसको टेस्ट कर रहा है, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप टेस्ट कर रहा है, डेवलपर्स टेस्ट कर रहे हैं, और एंड यूजर्स को भी बुला के हम उसको टेस्टिंग करवा रहे हैं। तो इट इज ए काइंड ऑफ ए रिगरस टेस्टिंग जो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हमको केपेबल बना देता है कि अगर सभी टेस्ट ये पास कर जाए, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम बनाए हैं, अगर सभी टेस्ट ये पास कर जाता है तो इसको हम जो है हमारे बोलना चाहिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेटाबेस में रख सकते हैं इसको संभाल के। ठीक है। तो इसको क्यों रखना है, क्योंकि वर्जन बनने वाले हैं अब। ठीक। तो ये जो पहला वर्जन बना है वो सबसे जो एक्सेप्टेड वर्जन है उसको सबसे पहला वर्जन माना जाता है। इस वर्जन को रख दिया जाता है। इसके बाद फर्दर अगर डेवलपमेंट हो तो फिर वर्जनिंग चेंज की जाती है। जैसे अगर सोच लीजिए पहला आपका प्रोडक्ट बन गया, उसको वर्जन 1.1 दिया आपने, तो जैसे ही उसमें और चेंजेस आएंगे फिर नेक्स्ट वर्जन जो बनेगा 1.2, फिर 1.3, ऐसे कर करके उसको वर्जनिंग दिया जाता है। और ये वर्जनिंग प्रोसेस भी जो होता है काफ़ी प्री डिफाइंड वे में किया जाता है, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं इसके भी। ऐसे ही हम नंबर्स नहीं देते, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में 1.1.2 ऐसे करके भी वर्जन नंबर्स रहते हैं। तो जो हम पॉइंट पॉइंट डालते हैं बीच बीच में, इसका भी एक मीनिंग होता है। तो ये खैर बाद में आप समझेंगे, अभी फिलहाल याद रखिएगा कि अभी जो अल्फा टेस्टिंग के कारण जो भी आपका अल्फा टेस्टिंग पास करके जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा, दैट विल बी ए वेरी गुड सॉफ्टवेयर एंड दैट विल बी केप्ट फॉर फर्दर use. अब फ्यूचर में अगर सिमिलर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज गेटिंग क्रिएटेड, देन वी विल यूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर हेल्पिंग आवर डेवलपमेंट सो दैट डेवलपमेंट बिकम्स फास्टर। ठीक। सो ये हम अल्फा टेस्टिंग में करते हैं जहाँ पे इंटरनल टेस्टिंग होती है बाय द इंटरनल ग्रुप, एंड ऑल्सो एंड यूजर को भी बुलाते हैं, लेकिन वो कंपनी के अंदर ही होता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो अल्फा टेस्टिंग के बाद आता है, देखिए अब ये नेक्स्ट फेज है, अल्फा टेस्टिंग के बाद वाला फेज है जिसको बोलते हैं बीटा टेस्टिंग। ठीक। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कई बार जैसे विंडोज के भी वर्जन निकलते हैं, जैसे बीटा वर्जन कहा जाता है। वो बीटा वर्जन का मतलब ही यही है कि अल्फा टेस्टिंग कंप्लीट करके अब उसको मार्केट में रिलीज किया गया है, सो दैट कस्टमर का व्यूज प्रैक्टिकली उसको यूज करके कैसे मिल रहा है उसको अचीव करना। फिर बीटा टेस्टिंग करने के बाद फिर उसके वर्जन और क्रिएट किए जाते हैं, इंप्रूवमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। सो बीटा टेस्टिंग आप कहाँ करेंगे, विल बी कंडक्टेड एट यूजर साइट। एंड यूजर साइट पे ही उसको टेस्ट किया जाएगा, उसको मतलब डिलीवर कर दिया जाएगा, प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया जाएगा। द प्रोडक्ट विल बी विद द कस्टमर, द कस्टमर विल इंस्टॉल द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन बाय द कंपनी। तो हम क्या करते हैं इसमें, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप बनता है कि कस्टमर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करेगा, उसको कैसे यूज करेगा, इसका पूरा यूजर मैनुअल तैयार किया जाता है, और इस यूजर मैनुअल को कस्टमर को दिया जाता है। यूजर मैनुअल तैयार करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बिकॉज दैट इज द ओनली गाइड द कस्टमर इज हैविंग टू ऑपरेट द सिस्टम। So for that, we need a very expert people to create the
यूजर डॉक्यूमेंट। ठीक, अब ये जो यूजर डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो कस्टमर यूज करेगा, ठीक, उसको कस्टमर को दिया जाता है। कस्टमर अपने साइट पे उसको इंस्टॉल करेगा सिस्टम को और उसको यूज करना शुरू करेगा। यहाँ पे द डेवलपर इज नॉट यूजुअली प्रेजेंट। ठीक है, डेवलपर यहाँ पे नहीं रहेगा। हाँ, जनरली अगर बाई चांस ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो कस्टमर इंस्टॉल नहीं कर सकता अपने से, ये हमको मालूम है, तो डेवलपर की तरफ से जो है, मतलब डेवलपमेंट टीम की तरफ से लोग जाएंगे जो प्रॉपरली इंस्टॉल करेंगे और उसको समझा देंगे कि भाई ऐसे ऐसे इसको यूज करना है। फिर उसके वहां से वो आ जाएंगे। तो देर विल बी जनरली नो डेवलपर व्हेन बीटा टेस्टिंग इज गोइंग ऑन। ओनली कस्टमर इज देयर हु विल टेस्ट द एंटायर सिस्टम। तो इट इज ए काइंड ऑफ ए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है कस्टमर के पास। कस्टमर इसको चेक करता है। कस्टमर को कहा जाता है कि प्लीज रिकॉर्ड ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू आर एनकाउंटरिंग एंड क्रिएट ए रिपोर्ट ऑफ दैट एंड प्लीज गिव इट टू द डेवलपर्स व्हेन एवर दे कॉन्टैक्ट यू। तो एक डेवलपमेंट टीम का डेडिकेटेड एक टीम होता है डेवलपमेंट टीम में, जो कस्टमर का फीडबैक लेना शुरू करता है एट ए रेगुलर इंटरवल्स। कस्टमर अपने पूरे प्रॉब्लम्स बताता है और उस टीम को जो है इन्फॉर्म करता जाता है एंड दे क्रिएट द एंटायर लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स और बग्स विच आर देयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम जो है उन मॉडिफिकेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर से, अभी जो अपन ने एसडीएलसी फेजेस देखे थे, ये पूरे एसडीएलसी फेजेस को फिर से करते हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट रहता है ये। इसमें डिजाइन ऑलरेडी क्रिएटेड है, डिजाइन को अगर जरूरत पड़े तो चेंज किया जाता है, नहीं तो डिजाइन को चेंज नहीं करेंगे। कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस करना है तो कुछ कुछ मॉड्यूल्स में चेंजेस करेंगे, उसको डिजाइन में रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स बने थे फेज 1 से लेकर अभी तक, उनमें से उनमें फिर से हम चेंजेस करते हैं और उसमें वर्जन नंबर्स डालना शुरू करते हैं कि ये पुराना वर्जन में ये था, अभी नए वर्जन में ये चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, इट इज एन क्यूमुलेटिव चेंज, इट इज नॉट एंटायरली द सॉफ्टवेयर इज नॉट गोइंग टू चेंज, ओनली a part of the software is going to change. So after beta testing, as only a part of the software gets changed, so the steps which are followed from phase 1 to phase last phase is modified a little bit. It is not completely modified. The design is not completely modified. Only required changes are done, which is not very much. अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना है, if if the beta testing is resulting in huge number of changes in the design, that means analysis नहीं किया गया ठीक से, problem identification was not done properly, that's why huge changes are occurring in the design phase. ठीक, तो डिजाइन फेज में अगर ह्यूज चेंजेस दिख रहे हैं, दैट मींस दिस इज रॉन्ग। दैट मींस जो एनालिसिस किया गया, द एक्सपर्ट टीम डिड नॉट अंडरस्टैंड द यूजर रिक्वायरमेंट्स एट ऑल। ठीक है, तो ये एक बहुत खर्चीला प्रोसेस बन जाता है, बिकॉज एंटायर सिस्टम हैज टू बी कंप्लीटेड, एंटायर phases are to be repeated. It requires money, because it requires a lot of money, because people are involved, the the company resources are involved, vendors are involved, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसके कारण खर्चा जो है वो ऑलमोस्ट डबल होने लग जाता है। इट इज एक्सपोनेंशियल एक्चुअली। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैंने शुरुआत में कहा था कि एसडीएलसी फेज का जो फेज 1 होता है वो इतना ज्यादा क्रूशियल होता है, अगर उसको ठीक से नहीं किया गया तो आपसे उससे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का अगर सॉफ्टवेयर बन रहा है तो वो 5 लाख का बन जाएगा बाद में जाके, दैट विल बी ए लॉस फॉर द कंपनी। ठीक, तो बीटा टेस्टिंग के कारण देयर शुड बी चेंजेस बट नॉट टू मच, देयर शुड बी वेरी माइन्यूट चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर। ठीक, so whatever suggestions are achieved from the beta testing, they are included again, the repetition is done of the all the phases, starting from the design phase. The designs are a little bit changed, production has to be done, the patches are to be included or the modifications are to be done, and the software again goes through pre-release and release, alpha testing, then beta testing again. This is a circular process, this is a cyclic process which takes place, so that the customer is 100% satisfied and the product which is being produced is robust and is completely satisfying the customer's needs. So it adds value to the software development cycle. So now here
यहाँ पे बोलते हैं रियल जो कस्टमर्स का जो जो मेन उसमें योगदान रहता है। ठीक, सो दिस इज हाउ द बीटा टेस्टिंग इज डन एंड अकॉर्डिंगली द वर्जन्स आर क्रिएटेड। ठीक, सो जितने बार भी मॉडिफिकेशंस होंगे उतने बार उसकी वर्जनिंग की जाएगी एंड न्यू वर्जन्स विल बी क्रिएटेड एंड विल बी स्टोर्ड। अब ये जो है, अब क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेटाबेस इज क्रिएटेड, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेटाबेस इज क्रिएटेड वेयर द कंप्लीटेड वर्जन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आर केप्ट। ये हम क्यों रखते हैं? ये लेसन्स लर्न के लिए लिखा जाता है। एक तो बात यह है कि लेसन्स लर्न क्या हुआ, क्या क्या गलतियां की थी हम लोग ने और अभी हमने उनमें से क्या सीखा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट होता है। प्लस इसमें एक और चीज रहती है कि अगर ऐसा सॉफ्टवेयर हम मतलब जो वर्जन हम रख लेते हैं सॉफ्टवेयर के, उसको हम फ्यूचर में सिमिलर प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। सिमिलर प्रोजेक्ट्स में उनके डिजाइन को थोड़ा सा चेंज कर दें और वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, तो उसमें मेहनत भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा और कम टाइम में प्रोडक्ट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री बनेगा। सो ये सब चीजें बहुत ध्यान से की जाती हैं एंड बीटा टेस्टिंग करने के बाद द टेस्टिंग पार्ट इज ओवर, प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। अब जैसे ही प्रोडक्ट इज ऑफिशियली डिलीवर्ड का मतलब क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं कह रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद कस्टमर फॉर्मली एक्सेप्ट, लीगली एक्सेप्ट दैट आई एक्सेप्ट दिस सॉफ्टवेयर and I am going to use this software according to the rules or the user manual given by the company. I will not misuse this software। ऐसे करके बहुत सारी चीजें रहती हैं, लीगल चीजें रहती हैं, उनको कंप्लीट करके कस्टमर जो है इज सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट एंड टेक्स द प्रोडक्ट टू हिज ओन साइट। इसमें जैसे ही कस्टमर के पास ये पहुंच जाता है, तब मेंटेनेंस फेज शुरू हो जाता है। मेंटेनेंस फेज एक ऐसा फेज है जहां पे बीटा टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, कस्टमर हैज एक्सेप्टेड इट एंड आवर प्रोडक्ट इज इन वारंटी फेज। वारंटी में रहता है, जैसे 1 साल का वारंटी है, 2 साल का वारंटी है, डिपेंड्स कितने करोड़ों का प्रोजेक्ट है उस पर डिपेंड करेगा कि वारंटी कितना दी जाए। और कंपनी भी अपना इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वारंटी सेट करती है, क्योंकि बहुत लंबा वारंटी रहेगा तो मेंटेनेंस बहुत लंबा खींचेगा, कंपनी का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मेंटेनेंस फेज में द सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी स्टिल रिमेन्स, द कंपनी इज स्टिल लायबल to give complete support to the customer whenever the customer requires the support. The company cannot withdraw the support till the maintenance phase completes. That means, if say for example, the maintenance phase is for 2 years, तो 2 साल तक the company is bound, legally bound to help the customer and solve any problem which the customer is going through by using our software. ठीक, so इसमें क्या क्या चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्योंकि देखिए कस्टमर यूज करेगा, प्रैक्टिकली यूज कर रहा है, 2 साल तक यूज करेगा, तो नेचुरली उसमें कुछ ना कुछ वो बताएगा कि इसमें ये भी चीज मुझे चाहिए, इसमें ये चेंज कर दीजिए, या ऐसा मुझे चाहिए था आपने उसमें डाला नहीं, या आपने ऐसा दिया था लेकिन मुझे और थोड़ा चेंज चाहिए सो दैट आई एम मोर कंफर्टेबल विद द सॉफ्टवेयर। सो ये गुडविल रहता है। अकॉर्डिंग टू द गुडविल द कंपनी वांट्स टू क्रिएट, द कंपनी प्रोवाइड्स एनहांसमेंट्स ऑफ द कैपेबिलिटीज। इट प्रोवाइड्स एनहांसमेंट ऑफ द कैपेबिलिटीज। एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर था वो एक्सेप्टेड था, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी देना है, दैट इज नोन एज एनहांसमेंट्स। एनहांसमेंट्स जो होते हैं दैट ऑल्सो कॉस्ट्स। अब ये जो है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि कंपनी विल बेयर एवरीथिंग ड्यूरिंग द मेंटेनेंस फेज, तो ये एनहांसमेंट्स का खर्चा कंपनी उठाएगा। तो एनहांसमेंट्स अगेन, क्योंकि द सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू चेंज, तो अगेन ये जो है एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ये पूरा फेजेस फिर से किए जाते हैं to perform the enhancements, and again a version of the software is created and that enhancements is updated to the customer side. इसमें एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप किया जाता है मेंटेनेंस फेज में, पॉसिबल स्टेप है, दैट इज एडेप्टेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर टू द न्यू प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। So whatever the software we have tested it in a controlled environment in our company. Now it is with the customer. So customer will have some network issues, customer will have some hardware issues, customer will have some software issues, वो भी हम solve करते हैं। ठीक, we help the software adapt with the new environment। जरूरत पड़ने पे फिर सॉफ्टवेयर में एनहांसमेंट्स के लिए, मतलब एडाप्टेशन के लिए चेंजेस भी किए जा सकते हैं। और जो सबसे
नुकसानदेह होता है, दैट इज करेक्शन ऑफ बग्स। मेंटेनेंस फेज में अगर बग्स आ जाएं, कस्टमर अगर कंप्लेन करना शुरू करे कि जब मैं आपके पास आके टेस्ट किया था, मेरे पास भी आया था, मैंने इसको टेस्ट किया, तब तो ये बग्स नहीं थे, अभी जब एक्चुअल में जब कस्टमर से इंटरेक्शन हो रहा है आपके सॉफ्टवेयर का, तो ये बग्स निकल के आ रहे हैं। तो in that particular moment, the company has the full responsibility to remove the bugs। अब कंपनी पीछे नहीं हट सकता, कंपनी उसको चेंज करके ही देगा। तो बग्स रिमूवल जो होता है वो बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता है, बिकॉज इट अगेन क्रिएट्स ए चेंज इन द डिजाइन। क्योंकि बग्स आ रहे हैं मतलब ही डिजाइन गलत है, लॉजिकल प्रॉब्लम है सिस्टम के अंदर। तो अगर लॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इससे मतलब आपको पूरा लॉजिकली देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो बहुत रिगरस टेस्टिंग करना पड़ता है बग्स को निकालने के लिए। इसको डीबगिंग ऑफ द कंप्लीटेड सॉफ्टवेयर जो होता है ना, इट इज अ वेरी वेरी रिगरस टास्क एंड इट इज अ टाइम टेकिंग एंड अ वेरी कॉस्टली टास्क। सो करेक्शन ऑफ बग्स जो है, इट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ मेंटेनेंस दैट कैन टेक प्लेस। सो इट इज ड्यू टू, अगेन करेक्शन ऑफ बग्स कहाँ पे आएगा, इट इज ड्यू टू the non following, that is the development team or the design team did not follow the quality standards। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अगर फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। उन लोग डिसाइड करते हैं कि क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आप फॉलो करें जिससे कि आपका सॉफ्टवेयर जो है रोबस्ट बने। अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करेंगे तो इट इज डेफिनेट दैट द सॉफ्टवेयर विल एंड अप हैविंग बग्स व्हेन इट इज एक्चुअली यूज्ड। So it proves, if bugs are coming out during the maintenance phase, it proves that the design is not correctly done. Also it proves that the coding is not correctly done। Naturally if the design is not correct, coding भी correct नहीं होगा। And the main reason is that the proper quality assurance procedures were not followed। तो ये बहुत डेंजरस चीज होता है। तो इसलिए जो क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप होता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप, इसको SQA ग्रुप बोला जाता है। इट इज एक्टिव फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर फेजेस, डेवलपमेंट फेजेस। उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखना पड़ता है और उनको बहुत ज़्यादा जो है बार बार वॉक थ्रूज एंड इंस्पेक्शंस में जाना पड़ता है। ठीक, ये कुछ स्टैंडर्ड में वर्ड्स बोल रहा हूँ, वॉक थ्रूज एंड इंस्पेक्शंस, ये सब चीज़ें स्टैंडर्डली किए जाती हैं। आप बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पूरा जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में इनको करना पड़ता है, जिससे कि मेंटेनेंस फेज में कोई भी सॉफ्टवेयर बग नहीं आना चाहिए। ठीक, तो होपफुली ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा जो आज अपन ने डिस्कस किया है। किसी को कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए।